हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन के बारे में। गाइस, अगर आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, तो हमने क्लास 12th का चैप्टर 14 स्टार्ट किया है, जो कि है इकोसिस्टम, है ना। और उसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि वो इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शंस क्या होते हैं उसके, है ना। और पढ़ा था कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और हमने उसमें चार कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसमें से फर्स्ट टू कंपोनेंट्स क्या है, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हम ये टॉपिक शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गाइस, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं और अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए। और गाइस, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है ना, तो आप मुझे कोई भी फीडबैक, चाहे आपको वीडियोस में कोई प्रॉब्लम लग रही है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, है ना, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी चेंज करूँ वीडियोस में, तो मुझे जरूर बताइएगा वीडियोस में पे कमेंट करके। और गाइज, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे अपडेट्स जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ इन फ्यूचर, वो टाइम पर मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं पहले प्रोडक्टिविटी से, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? प्रोडक्टिविटी का मतलब अगर हम इकोसिस्टम के अंदर समझें, तो कहीं ना कहीं आता है प्रोड्यूसर्स से, है ना। और प्रोड्यूसर्स कौन हो सकते हैं? प्रोड्यूसर्स वो हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं, है ना। तो जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है, तो एक और बात आती है कि जो आपका इकोसिस्टम है ना, जो आपका इकोसिस्टम है, उसको फंक्शन करने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए उसको हमेशा जरूरत होती है एक कांस्टेंट इनपुट की। किस चीज के कांस्टेंट इनपुट की? सोलर एनर्जी की, है ना। और सोलर एनर्जी की जरूरत किनको होती है? सोलर एनर्जी की जरूरत होती है हमारे प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। तो आपका ये जो प्रोड्यूसर्स है, वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। और उसके बेसिस पे, है ना, अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन हो सकते हैं। तो पहला जो प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन का क्या मतलब है? प्राइमरी प्रोडक्शन का ये मतलब है कि जो भी आपका अमाउंट है ना, जो भी अमाउंट आपका बायोमास का बोल लीजिए, या ऑर्गेनिक मैटर का बोल लीजिए, है ना। तो बेसिकली जो भी ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, पर यूनिट एरिया के हिसाब से, पर यूनिट एरिया के हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्लांट्स बना रहे हैं, है ना। कैसे बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। इसका इसको किस तरीके से आप, इस यूनिट क्या होगी, इसकी किस तरीके से लिखेंगे आप? बेसिकली इसको वेट में लिखेंगे कि कितना अमाउंट, है ना। अब वेट ग्राम पर मीटर स्क्वायर होगा, या फिर आपको इसको आप एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो कैलोरीज के फॉर्म में, किलो कैलोरीज, है ना, पर मीटर क्या है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर क्या है, क्योंकि आप एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन। अब दूसरा स्टेटमेंट आता है क्या? दूसरा स्टेटमेंट आता है प्रोडक्टिविटी क्या होती है ना। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? बेसिकली प्रोडक्टिविटी यही रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है ना। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है, यही है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसको आप एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम पर मीटर स्क्वायर तो पहले ही था, पर ईयर क्या है, ठीक है, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर तो पहले ही था। अब हम पर ईयर की बात करेंगे, पर ईयर क्या है, ठीक है। तो हम डिफरेंट इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। और ये अगेन दो तरीके की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में डिवाइड होता है, ठीक है।
पहली तरीके की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? पहले तरीके की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको बोलते हैं जीपीपी। ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि आपका जो भी रेट है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एग्जैक्टली क्या है? तो बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जो भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो पूरी सिस्टम में नहीं जाएगी, उसमें से थोड़ा तो प्लांट भी यूटिलाइज कर लेंगे, उनको भी एनर्जी चाहिए है ना। किस चीज के लिए यूटिलाइज करेंगे? जैसे कि मान लो रेस्पिरेशन के लिए उन्होंने यूटिलाइज करते हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन लॉस है मतलब। ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ग्रॉस आपका जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है माइनस रेस्पिरेशन लॉस। आर क्या है? रेस्पिरेशन लॉस जो प्लांट्स में हो रहा है ना। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्लांट्स में हो रहा है। ठीक है। तो आपका जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है यही अवेलेबल है बायोमास पूरा आपका, जो हेटेरोट्रॉफ्स चाहे वो हर्बीवोर्स हो चाहे डिकम्पोजर्स हो वो कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड आपका आता है गाइस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एग्जैक्टली क्या होता है? ये आपका अगेन रेट ही होगा, है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। अब ये नया ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आ रहा है? कौन बना रहा है ये नया ऑर्गेनिक? जो कंज्यूमर्स हैं। अगर कंज्यूमर्स नया ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ना, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है ना। वो डिपेंडेंट है कि किस तरीके के प्लांट स्पीशीज उस एरिया में है ना, उनका फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितना है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सनलाइट कितने टाइम तक मिल रही है, न्यूट्रिएंट सॉइल में कैसे हैं जो अवेलेबल हैं, है ना। तो आपका जो इकोसिस्टम अलग अलग होंगे उसमें अलग अलग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। और अगर हम पूरे बायोस्फीयर की, है ना, अगर हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें ऑफ इंटायर बायोस्फीयर, ठीक है, तो ये कितना होता है? ये होता है अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स। ठीक है। और ये है ड्राई वेट। ठीक। अब ऑल्दो ओशियंस 70% सरफेस ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन अगर आप नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें ओशियंस में तो ये होती है 55 बिलियन टन्स। ठीक है, मतलब बाकी जो है वो लैंड से आ रहा है। ठीक है, तो एक हमें ये भी चीज पता चली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है डिकम्पोजिशन। ठीक है। तो गाइस ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल, है ना, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो ये जो आपका प्रोसेस है इसका उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? आपके डिकम्पोजर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आता है आपका एक और नाम जो कि है डिट्राइटस। डिट्राइटस क्या है? डिट्राइटस आपका पूरा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स,
रिमेन्स, है ना। तो पूरा आपका जो लीव्स हैं, बार्क है, फ्लावर्स हैं, या डेड एनिमल्स हैं, इवन फीकल मैटर जो है ना, ये सब मिलाकर डिट्राइटस बनाता है। और डिट्राइटस क्या है? डिट्राइटस रॉ मटेरियल है ना। डिट्राइटस रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि डिट्राइटस क्या होता है। अब गाइस बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। अब वो देखते हैं स्टेप्स क्या क्या है। पहला स्टेप है फ्रैगमेंटेशन। दूसरा स्टेप है लीचिंग। तीसरा है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, चौथा है ह्यूमिफिकेशन। और पांचवा है मिनरलाइजेशन। तो आपका जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, उसमें 5 स्टेप है: फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपके जो डिट्राइटिवोर्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा आपके डिट्राइटिवोर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, डिट्राइटस को, है ना, ये क्या कर रहे हैं, डिट्राइटस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन किसमें कर रहे हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में। ठीक है, कौन कर रहा है ब्रेक डाउन, डिट्राइटिवोर्स। क्या हो सकता है डिट्राइटिवोर्स? जैसे एक एग्जांपल है कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक एग्जांपल है डिट्राइटिवोर का। ठीक है, और गाइस इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रैगमेंटेशन। इसके आगे क्या हो रहा है, इसके बाद एक दूसरा प्रोसेस है जो कि है लीचिंग का। उसमें क्या हो रहा है कि जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक, याद रखिएगा, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, वो अंदर जा रहे हैं सॉइल में। ठीक है, और वो प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं अनअवेलेबल सॉल्ट के जैसे। ठीक है, ये क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस है लीचिंग। ठीक, अब एक और प्रोसेस है जो आपका बहुत सारे से बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स होते हैं जो डिट्राइटस को छोटे, ठीक है, और सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये कौन कर रहा है, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद तो गाइस यहाँ तक एक चीज समझना होगा आपको कि ये जो सारे प्रोसेसेस है वो एक के बाद एक नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक हो रहा है फिर उसके बाद ही दूसरा, ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ये जो तीनों प्रोसेस हैं ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका सॉयल में डिकम्पोजिशन के टाइम, है ना, तो इसके बाद आपका होता है ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ये दोनों अकर करता है डिकम्पोजिशन के टाइम पे सॉइल में। ठीक है, अब ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, तो ह्यूमिफिकेशन में
आपका बहुत ही एक्यूमुलेशन होता है डार्क कलर के एमोर्फस सब्सटेंस का। इस सब्सटेंस को बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, ये ह्यूमस जो है वो बहुत रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन का। और इस टाइम पर क्या होता है, आपका बहुत ही स्लो हो जाता है डिकम्पोजिशन का रेट। ठीक है, और क्योंकि ये कोलॉइडल होता है नेचर में, तो ये बेसिकली आपके लिए रिजर्वॉयर है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, तो ह्यूमस फॉर्म हो जाता है। अब ये ह्यूमस और ज्यादा डिग्रेड होता है कुछ माइक्रोब से, और इनऑर्गेनिक जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज कर देता है, जिसको हम प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं ये फ्लो चार्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या समझाया हुआ है, बेसिकली यहाँ पर ये समझाया है कि ये आप मान लो एक ट्री है ना, ये एक ट्री है। ठीक है, इससे एक लीफ फॉल कर गई। ठीक, अब ये लीफ को थोड़ा सा पार्ट देखा, क्या हुआ, इंसेक्ट्स में खा लिया। ठीक है, और बाकी जो पार्ट हुआ है ना, वो कुछ लीच करके सॉइल में चला गया, है ना, और कुछ पे क्या हुआ, डिट्राइटिवोर्स आ गए और उन्होंने डिकम्पोज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पहले थोड़ा डिकम्पोज हुआ, फिर और ज्यादा डिकम्पोज हुआ। ठीक है ना, अब और ज्यादा डिकम्पोज होकर क्या हो गया, आपका सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक रिच हो गया। तो है ना, फर्दर डिकम्पोज हो गया, मान लो अर्थवॉर्म से एक जगह पर, है ना, वहीं पर कुछ डिकम्पोज हो रहा है फंजाई से या बैक्टीरिया से, है ना, और ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल बना, और ये सॉइल वापस से इकोसिस्टम में चला गया न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो अलग अलग तरीके के जो है प्रोसेस से वो डिकम्पोज होता गया, और फिर वो वापस से सॉइल को उसने न्यूट्रिएंट रिच बना दिया, और वो न्यूट्रिएंट वापस से इकोसिस्टम में चला गया। ठीक है, तो हम अब ये डिकम्पोजिशन फंजाई से हो सकता है, ये बैक्टीरिया से हो सकता है ना, ये माइट से हो सकता है, ये अर्थवॉर्म से हो सकता है ना। हमने बोला अलग अलग तरीके का प्रोसेस, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो कि डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आपका ऑर्गेनिक रिच सॉइल है वो क्या है, बेसिकली ह्यूमस बना, है ना, डिकम्पोज होते होते ह्यूमस बना, और ह्यूमस और डिग्रेड होकर सीधा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज कर दिया सॉइल में। ठीक, अब गाइस अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, है ना, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि आपका जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है ना, वो क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायर करने, उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो आपका जो रेट है डिकम्पोजिशन का, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि जो डिट्राइटस है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं, है ना। वैसे ही हम बोलते हैं कि जो आपका डिकम्पोजिशन रेट होता है ना, वो ज्यादा होता है। ठीक है, वो हाइयर होता है कब, अगर नाइट्रोजन रिच या फिर सॉल्युबल, कौन से सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं तो। ठीक है, जैसे कि शुगर्स हैं अगर, तो है ना, तो ज्यादा होता है। और ये कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, अगर लिग्निन या काइटिन, सो बेसिकली अगर प्रोटीन वाला कंपोनेंट आ गया तो, है ना, लिग्निन और काइटिन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, और ये टफ सरफेस होते हैं प्रोटीन के, बहुत सारे एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन होता है, बहुत सारे प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो उससे बना होता है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो स्लो हो जाता है डिकम्पोजिशन रेट। वैसे ही आपका सॉइल में मॉइस्चर और टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है डिकम्पोजिशन को, है ना। तो क्योंकि सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी हैम्पर कर रहा है, तो आप अगर मान लो वार्म और मॉइस्ट
इन्वायरमेंट है तो क्या होगा, बढ़ जाएगा रेट, है ना। वैसे ही अगर बहुत ही लो टेम्परेचर है ना, लो टेम्परेचर तो क्या होगा, घट जाएगा रेट। तो ऐसे गाइस बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं डिकम्पोजिशन के रेट को। तो गाइस इसके साथ ही हमने प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन दोनों टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, और आई होप आपको अच्छे से ये दोनों टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। तो गाइस अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप या तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझे डाउट पूछ सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं गाइज, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ वो टाइम पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।